हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 26 से 31 जनवरी 2024 के छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल कैरी ऑन स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। आपका पूछा गया प्रश्न है, सरकारी शिक्षा नीति को बदलने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे, ये जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है शिक्षा नीति को बदलने के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांति लाना है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। ठीक है, और यह पहल जो है छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं में योगदान देने हेतु व्यक्तियों व संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न से आप इतने फैक्ट याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा, ये जो अभियान है ये है अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है और ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये जो है एडीजी अमित कुमार और डीआईजी कन्हैया लाल, इन्हें जो है विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा 15 अगस्त को। विस्तार में बात करेंगे। प्रदेश के 39 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के कुल 39 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 26 को पुलिस वीरता पदक और 2 को विशिष्ट सेवा पदक जो है और 11 को सराहनीय सेवा पदक जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर मतलब 26 जनवरी से एक दिन पहले शाम को ये घोषणा की गई। इसे 15 अगस्त 2024 को पुलिस परेड मैदान में समारोह में दिया जाएगा। ठीक है, ये पुरस्कार जो है 15 अगस्त 2024 को प्रदान किया जाएगा। और याद रखेंगे कि सराहनीय सेवाओं के लिए जो पुलिस पदक के लिए नाम है ये है सेनानी डीआर आंचला, एएसपी नेहा पांडे, डीएसपी यशस्वरी येरवार और सहायक सेनानी टीकाराम कुर्रे, एपीसी महेश शुक्ला, कंपनी कमांडर जेम्स लकड़ा, उप निरीक्षक ओम प्रकाश साहू, प्रधान आरक्षक उदय सिंह सिदार, उप निरीक्षक महेंद्र कुमार पाठक, सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार साहू और प्रधान आरक्षक देवीशरण सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान के ध्येय वाक्य हम भारत के लोग। ठीक है, इसे राज्य के किस जिले ने, ये जो है किस राज्य की किस जिले की देन है। ठीक है, याद रखेंगे दुर्ग जिले की देन है। विस्तार में बात करेंगे। दुर्ग शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घनश्याम सिंह गुप्ता ने अंग्रेजी में लिखे संविधान के हिंदी अनुवाद में खास भूमिका निभाई है। ठीक है, वे संविधान के हिंदी अनुवाद के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे तथा संविधान के ध्येय वाक्य को भी उन्होंने दिया था। ठीक है, वे अंग्रेजी शासनकाल में सीपी एंड बरार स्टेट विधानसभा के लगातार 14 साल तक अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने ही विधानसभा में हिंदी और मराठी में कार्यवाही की शुरुआत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के किस संयंत्र को सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रह के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये जो है हसदेव ताप विद्युत संयंत्र है जिसे सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत ग्रह के पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 210 मेगावाट की हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम की इकाई 2 को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह पुरस्कार प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमैन पी दयानंद ने इस यूनिट को 3 लाख का पारितोषिक प्रमाण पत्र और अन्य पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह छत्तीसगढ़ के कोरबा में 840 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली स्टेशन है जिसमें 210 मेगावाट की 4 इकाई शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भाषा शिक्षण के लिए तैयार की गई किस पुस्तक का विमोचन पीएम मोदी करेंगे। तो ये जो है हल्बी बाल बोधिनी पुस्तक का नाम है। इसे जो है पीएम मोदी इसका विमोचन करेंगे। विस्तार में बात करेंगे। जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से
हल्बी बाल बोधनी पुस्तक जो है तैयार की गई है। ठीक है, स्पेशली समझ जाइए कि राज्य के बस्तर जिलों के जो बच्चे हैं इनके लिए जो है यह पुस्तक तैयार की गई है, हल्बी बाल बोधनी पुस्तक। ठीक है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, हल्बी यानी कि हल्बा जनजाति के लिए। इस विमोचन से जो है ये जो विमोचन है, इसका विमोचन पीएम मोदी द्वारा 26 जनवरी को किया जाना है। ठीक है, राज्य सरकार ने बताया कि इस पुस्तक में मातृभाषा हल्बा के साथ हिंदी, अंग्रेजी, चित्र और कविता के माध्यम से वर्णमाला, 12 खड़ी और गिनती इसमें शामिल है। ठीक है, यह पुस्तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम में नए शिक्षा सत्र से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किस जिले में राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने जाने की घोषणा की है? तो इन्होंने जो है रायपुर जिले में राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 2 घोषणाएं की हैं। इसमें है राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय रायपुर में खुलेगा, और दूसरा है स्कूलों में जो योग और प्राणायाम है इसके पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 घोषणाएं बृजमोहन अग्रवाल द्वारा की गई है, और यह घोषणा उन्होंने नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के एल्यूमिनी मीट में की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 6वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य के ऋतिक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 6वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के कोरबा के ऋतिक कुमार सिंह ने कलारी पायत्तू खेल में रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, यह प्रतियोगिता तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 27 से 29 जनवरी 2024 तक आयोजित की गई थी। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 8 से 10 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने 8.10 फीट की ऊंचाई टच करके कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु बाढ़ जाति द्रव्य क्रय योजना की शुरुआत की है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, लघु बाढ़ जाति द्रव्य क्रय योजना। विस्तार पर बात करेंगे। 29 जनवरी को उड़ीसा सरकार ने लघु बाढ़ जाति द्रव्य क्रय यानी कि लाभा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लाभा, योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह लघु वन उपज एमएसपी के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी योजना है, और इस योजना के तहत एक प्राथमिक संग्रहकर्ता, एक आदिवासी व्यक्ति या फिर जो कि उड़ीसा के जनजाति विकास सहकारी निगम लिमिटेड यानी कि TDCCOL के खरीद केंद्रों पर एमएफपी बेच सकेगा इसके तहत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले है, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है प्रसन्ना बी वराले, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 34 पहुंच गई है, और न्यायमूर्ति वराले को 18 जुलाई 2008 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 15 अक्टूबर 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 भारतीय वैज्ञानिकों को प्रोफेसर राहुल मेहुल और तन्मय को यूके के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इन तीनों भारतीय वैज्ञानिकों को यूके के ब्लावार्टनिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, ये है आपके प्रोफेसर राहुल मेहुल और तन्मय, इन तीनों भारतीय वैज्ञानिकों को चुना गया है ब्लावार्टनिक पुरस्कार के लिए। विस्तार पर बात करेंगे। प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भरत को यूनाइटेड किंगडम में युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिष्ठित ब्लावार्टनिक पुरस्कार 27 फरवरी को लंदन में समारोह में प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर तन्मय ने रासायनिक, भौतिक और जीव विज्ञान के क्षेत्र में, और प्रोफेसर राहुल ने रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में, तथा प्रोफेसर मेहुल ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया है, जिसके कारण इन्हें जो है प्रदान किया जाएगा पुरस्कार। और यह शुरुआती करियर जो है वैज्ञानिकों को समर्थन देने के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार। ठीक है, शुरुआती वैज्ञानिकों का जो शुरुआती करियर होता है उसके लिए, उसके समर्थन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है?
तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है झांकी जो प्रदर्शित की गई थी, इस झांकी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। विस्तार पर बात करेंगे। संस्कृति मंत्रालय की झांकी का विषय जो है भारत लोकतंत्र की जननी था, ठीक है, जिसमें रचनात्मकता और परंपरा का अद्भुत संगम था। एनामॉर्फिक तकनीक के उत्कृष्ट उपयोग और भारत की सांस्कृतिक विरासत की व्यापक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। और इस झांकी में 3D इलेक्ट्रॉनिक विजुअलाइजेशन तकनीक के माध्यम से प्राचीन भारत से आधुनिक काल तक लोकतंत्र के विकास को प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। इसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान देने की BR अम्बेडकर की प्रतिकृतियां जो है प्रदर्शित की गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में हर साल भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 29 जनवरी को हर साल भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। विस्तार में बात करेंगे। यह दिन 1780 में, ठीक है, 29 जनवरी 1780 में भारत के पहले समाचार पत्र के लॉन्च की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाचार पत्र पढ़ने के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। आयरिशमैन जेम्स ऑगस्टस जो है हिक्की ने इन्होंने भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र लॉन्च किया था। इन्हें भारतीय प्रेस का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इसे ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या हिक्कीज बंगाल गजट के नाम से जाना जाता था। यह एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक प्रकाशन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यों के ARDB और RCS कार्यालयों के लिए योजना शुरू की गई है। तो कौन सी योजना शुरू की गई है? कंप्यूटरीकरण योजना, ठीक है, याद रखेंगे। अमित शाह द्वारा शुरू की गई है यह योजना। विस्तार पर बात करेंगे। 30 जनवरी को नई दिल्ली में राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार RCS और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों यानी कि ARDB के कार्यालयों के लिए कंप्यूटरीकरण योजना शुरू की गई है। इन दोनों योजनाओं पर लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें 120 करोड़ रुपए ARDB और 95 करोड़ रुपए RCS पर खर्च होंगे, ठीक है। इससे जो है पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और मध्यम व दीर्घकालिक ऋण चाहने वाले किसानों को सुविधा मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है THDCIL, ठीक है, इस कंपनी द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। THDC इंडिया लिमिटेड यानी कि इसका नाम है। इस कंपनी के द्वारा भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। THDC इंडिया लिमिटेड यानी कि इसका नाम जो था टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, एक अग्रणी विद्युत क्षेत्र और लाभ कमाने वाली जो है सार्वजनिक उद्यम है, ठीक है। इस परियोजना का उद्घाटन जो है 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया है। इस योजना को ऋषिकेश स्थित कार्यालय परिसर में विकसित किया गया है। यह परियोजना 1 मेगावाट रूफ और संयंत्र से इनपुट ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिदिन 50 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी, ठीक है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित पायलट परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया है? तो सतनाम सिंह सिंधु, इन्हें जो है राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। 2001 में उन्होंने लांड्रा मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस यानी कि CGC की स्थापना के साथ अपना करियर शुरू किया था। 2012 में उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में उल्लेखनीय स्थान हासिल किया उन्होंने और एशिया के निजी विश्वविद्यालयों में पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। अब वह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने रणजी मैच में हैदराबाद के लिए 147 गेंदों में सबसे तेज प्रथम श्रेणी का 13 शतक बनाया है? तो तन्मय अग्रवाल है बल्लेबाज, इन्होंने जो है 13 शतक बनाया है, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने सिकंदराबाद के NFC क्रिकेट ग्राउंड में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 2023-24 रणजी ट्रॉफी मैच के पहले दिन की पारी में 529/1 पर जो है समाप्ति के साथ इतिहास रच दिया है और उन्होंने 160 गेंदों में 33 चौकों और 21 छक्कों की मदद से 201.88 के स्ट्राइक रेट के
इस स्ट्राइक रेट से जो है 323 रनों की नाबाद पारी खेली है और वह एक पारी में कम से कम 200 रन बनाकर सभी बल्लेबाजों के बीच चौथे सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो प्रीति रजक है। ये जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन चुकी हैं। विस्तार पर बात करेंगे। चैंपियन ट्रैप शूटर, ठीक है, सूबेदार प्रीति जो है, प्रीति रजक दिसंबर 2022 में सैन्य पुलिस कोर में सेना में शामिल हुई थी और वे शूटिंग अनुशासन में हवलदार के रूप में सेना में नामांकित पहली मेधावी छात्र थी। ठीक है, उन्होंने चीन के हांगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के दौरान ट्रैप महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। उनके असाधारण प्रदर्शन के आधार पर उन्हें पहली आउट ऑफ टर्न पदोन्नति से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 26 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों के योगदान को उजागर करने के लिए हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। सीमा शुल्क सहयोग परिषद सीसीसी ने आधिकारिक तौर पर जो है 1953 में इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में घोषित किया था। इस सत्र का उद्घाटन जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था इसका उद्घाटन। ठीक है, उस सत्र में प्रतिभागी 17 यूरोपीय देशों से थे और विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन देशों ने दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है? तो भारत और फ्रांस, इन दोनों देशों ने जो है दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जता दी है। विस्तार पर बात करेंगे। भारत और फ्रांस जो है फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र ला रियूनियन से संयुक्त निगरानी मिशन तेज करने पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत प्रशांत के लिए अपनी साझा दृष्टि के आधार पर दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत फ्रांस साझेदारी में रक्षा और सुरक्षा साझेदारी अहम भूमिका निभाती है और इन देशों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सहयोग को पुनर्जीवित करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2024-25 के लिए यूनेस्को टैग के लिए भारत के सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में किसका नामांकन होगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं और न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले। तो अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।